वैसे तो सारण की माटी साहित्य के लिए हमेशा से ही समृद्ध रही है। इस माटी के कवि कलमकारों ने अपने साहित्य कौशल का डंका पूरे देश में बजाया है। लेकिन एक कवि वैसे भी हुए जिन्हें शुरुआत में अपने कविताई पर भरोसा ही नहीं रहा कि वे भी गीत, गजल और कविता की रचना कर सकते हैं। अपने स्वर का जादू वे दूसरे कवियों की रचना पर दिखाते रहे और बाद में जब हनुमान जी जैसे उन्हें अपने क्षमता का ज्ञान हुआ तो गीत गजलों का एक पूरा संसार ही रच डाले। उनके प्रशंसकों के काफी आग्रह और इंतजार के बाद अभी हाल फिलहाल प्रकाशित होकर उनकी एक भोजपुरी गीत संग्रह आई है, कलरों में राग अमंद। जी हाँ, मैं बात श्री संगीत सुभाष जी की ही कर रहा हूँ। आइए मिलते हैं सारनी माटी के धुरंधर कवि श्री सुभाष पांडे संगीत जी से। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के श्रोताओं को। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया की तरफ से और मेरी तरफ से भी सादर प्रणाम। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे सर, शुरू-शुरू में आपका रुझान गायकी की तरफ ज़्यादा रहा है, उसमें एक नामचीन आप हस्ती हुआ करते थे। बाद में आप ये गीत रचना की तरफ आए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, सवाल बहुत ही अच्छा है। शुरू में मैं गायक ही था और शास्त्रीय संगीत से लेके लोक संगीत तक गाता था और बहुत दूर दूर तक गया और मुझे बहुत प्रतिष्ठा मिली गायकी में। और जहाँ भी गया वहाँ लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया गायकी में। जब मैं गाता था तो मेरे गीतों के कवि हुआ करते थे, ज़्यादातर गीतों के कवि हुआ करते थे श्रद्धेय राधा मोहन चौबे अंजन जी। मैं उनके गीतों को लेकर गाता था, अक्सर उनके यहाँ जाता था, उनसे आशीर्वाद लेता था और उनके ही गीत ज़्यादा गाता था। एक समय तो मैं पर्याय हो गया था कि अंजन जी और सुभाष पांडे। बाद में उन्हीं के परिवार के लोगों ने मुझे नाम दिया संगीत सुभाष। तो एक समय पे मैं पर्याय हो गया था कि सुभाष पांडे आए हैं तो अंजन जी के गीत को गाएंगे ही, अंजन जी के गीत को गाते हैं। अंजन जी के नहीं रहने के बाद मैं जैसा गीत चाहता था वैसा नहीं मिल रहा था, तो कभी कभी मन में आता था कि मैं खुद कुछ लिखूं। और इसके पहले भी किसी विषय पर कोई गीत नहीं मिलता था तो कभी कभार लिख लेता था जब गाता था तब भी। बाद में अंजन जी नहीं रहे और मुझे गीतों की कमी खलने लगी कि तो मैंने खुद लिखा और गीत जब 2-4 लिखा तो प्रबुद्ध वर्ग में गया और जो साहित्य की समझ रखते हैं उनके यहाँ गया। तो उन लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, आप लिखिए। तो मैंने लिखना शुरू किया और तब से यात्रा जारी है। लिख रहा हूँ, गीत लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, कभी कभी कहानी लिखता हूँ, यही सब काम है। कुछ ऐसी कविताएँ सर आपकी जो बहुत नामचीन हो, कुछ हमें सुना सकते हैं? मेरी कविताएं, बहुत सारी कविताएं बहुत गायक गा रहे हैं। मेरे गीत बहुत अच्छे अच्छे गायक और बहुत अच्छे सुरों में गा रहे हैं, लेकिन मैं जो गायक सुना रहे हैं वो गीत नहीं सुना के मेरी एक सद्य प्रकाशित पुस्तक भोजपुरी गीतों के 133 भोजपुरी गीतों का इसमें संग्रह है। केवल भोजपुरी गीत उसका संग्रह है और इसी से मैं आपको जो गीत गायक नहीं सुना रहे हैं उस गीत को जो भी निकल जाए यहाँ से सुना दूंगा। और जो ये किताब 4 खंडों में बटा हुआ है। एक ऋतु राग है, अंतर राग है, लोक राग है। लोक राग से मैं कुछ आपको गीत सुना देता हूँ। एक गीत जैसे है कि
लड़की जब विदा होने को होती है तो उसके घर वाले उसको कुछ सीख देते हैं कि तुम जाना और कैसे रहना। तो उसकी भाभी है, सीख दे रही है, अरे यत्ने में जिंदगी बीतई है, ए नंदो जब ससुरा जई हो। बहुत खूब। यत्ने में जिंदगी बीतई है, ए नंदो जब ससुरा जई है। इसमें खाली ये सीख ही नहीं है, इसमें और है कि क्या क्या करना है तुम्हें और कैसे काम चलेगा। कैसे काम, एक लड़की को दूसरे परिवेश में जाती है तो क्या क्या बदलाव हो जाता है। अंगन बहारत होरिल संहारत, होरिल मतलब बाल बच्चे, अंगन बहारत होरिल संहारत, लूगा कचारी अलगनी पसारत, छागल के छम छम भूलैहा, छागल के छम छम भूलैहा, ए नंदो जब ससुरा जइहा। आगे, सासु ससुर के दवाई खियावत, लहुरा देवर के पानी पियावत, लहुरा देवर के पानी पियावत, मुँह ढापी हरदम लजइहा, मुँह ढापी हरदम लजइहा, ए नंदो जब ससुरा जइहा, अतने में जिंदगी बीतइहा, ए नंदो जब ससुरा जइहा। चूल्हा जरावत रोटी पकावत, जेठी गोतिन के गोड़ दबावत, जेठी गोतिन के गोड़ दबावत, मली मली के बुकवा लगइहा, मली मली के बुकवा लगइहा, ए नंदो जब ससुरा जइहा। ऐसे ही गीत है और कई गीत हैं। आपकी रचनाओं के नकल बहुत कवि लोग करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रचनाओं की नकल होती रहती है, लोग करते हैं जिनके पास अपना भाव नहीं है, अपने शब्द नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो नकल करते हैं। तो कहाँ कहाँ क्या करेंगे हम, बहुत लोग नकल करते हैं। तो नकल करने वाले ऐसे नाम सर? नहीं, नाम तो नहीं रखूँगा, किसने नकल किया ये नाम क्या रखूँ। बहुत लोग नकल करते हैं। सोशल मीडिया पर मेरी सारी रचनाएं, अधिकांश रचनाएं हैं, और वहाँ से लोग लेते हैं रचनाएं मेरी और थोड़ा शब्द इधर उधर कर लेते हैं। कई लोग तो ऐसे ही लिख लेते हैं जी। और नाम मेरा नीचे नाम लिखा रहता है, उसको हटा देते हैं और से अपने नाम से कर देते हैं। तो कई लोग मिले हैं, कुछ अच्छे जो समाज में बहुत अच्छे हैं, वैसे लोग भी मिले। ऐसे लोग भी मिले जो कहते थे कि मैं तो यही चुरा के ही लिखता हूँ, आपको ये तो इसको हटा देता हूँ, क्या अंतर पड़ता है, आपका नहीं लगाएंगे दूसरे का लगा देंगे। तो ऐसे लोग मिले हैं। तो छोड़िए, नाम क्या रखना है उनका, नाम से कोई फायदा नहीं है। नाम में कुछ लोग करते हैं, चोरी करते हैं। जितने कवि लोग से आप मिले हैं या जिन कवि के साथ आप जाते हैं वो गोष्ठी वगैरह में, उसमें से आपके आइडियल कौन है, रोल मॉडल? देखिए, रोल मॉडल, मेरे रोल मॉडल कवि भावनाओं के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर मेरे रोल मॉडल राधा मोहन चौबे अंजन जी हैं। हाँ, उनकी रचनाओं में जो भाव है, जितनी सघन
जितना सघन भाव है उतना बहुत कम लोगों की रचनाओं में मैंने पाया है भोजपुरी में। और प्रभावित करने की बात है तो अंजन जी की रचनाओं से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और वो तो मेरे हर तरह से रोल मॉडल है। उन्हीं का गीत मैंने ज़िंदगी भर गाया और आज भी बहुत श्रद्धा है और सबसे ऊंचा स्थान देता हूँ भोजपुरी कवियों में उनको। और गीत ऋषि थे और गीत में महारत हासिल था, महारत थी उनको। किसी भाव दशा पर कभी भी गीत लिख सकते थे, जो हम लोगों से नहीं होता है। हम लोग एक गीत के लिए कई दिन सोचते हैं तो एक गीत बन पाता है और वो तुरंत लिख देते थे। दूसरी बात कि मेरे एक मित्र हैं, छोटे भाई हैं, दिनेश पांडे जी, जो सरकारी सेवा से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, रहते हैं पटना में। उनकी रचनाओं से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उच्च कोटि की रचनाएं और काव्य शास्त्र का जो अनुशासन होता है, अनुशासन व्याकरण, उस व्याकरण में वो लिखते हैं और उनकी रचनाओं से मैं बहुत प्रभावित हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो गायक था, तो जब गीत लिखने लगा तो इसका व्याकरण, अनुशासन जो सीखना चाहिए वो ज़रूरी था ना। तो मुझे जहाँ ज़रूरी लगा मैंने पूछा। तीसरे व्यक्ति हैं मेरे छोटे भाई डॉक्टर अनिल चौबे। डॉक्टर अनिल चौबे हास्य व्यंग के अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। तो उनसे भी मैंने कभी कभी पूछ लिया था कि काव्य शास्त्र का अनुशासन कैसा होता है, क्योंकि वो इसी विषय में पीएचडी है, इसी विषय में पीएचडी है। मेरा और उनका तालमेल बहुत अच्छा है। हम और वो एक ही साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं आने पर। तो कभी कभी उनसे भी मैंने पूछ लिया है कि आप मुझे बतलाइए कि इस छंद का कैसा विधान है, क्या है। मुझे याद नहीं, मैं सही कहता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है कि किस छंद का क्या विधान है। तो इन लोगों से मैं पूछ लेता हूँ और पूछ कर मैं लिख लेता हूँ। तो मेरे यही रोड मॉडल है कविता के क्षेत्र में। आप शुरू में भी नाम लिए हैं अंजन जी का, उनके गीत आप गाया करते थे। इस समय भी आपके रोल मॉडल में वो पहले स्थान पे हैं, ठीक। उनकी रचना कुछ आप सुना सकते हो हमें? उनकी बहुत सारी रचनाएं मुझे आज भी याद है। एक एक दो लाइन सुना देता हूँ जी। उनकी जो भी मशहूर रचनाएं आती थी, मैं ही पहले गाता था। एक बहुत कालजयी रचना उनकी है, उनकी कालजयी रचना, जिसे मैंने ही पहले गाया था। उसके बाद तो पूरे विश्व में कई गायकों ने गाया है। जैसे एक फौजी के पास कोई जा रहा है गांव का, और उसका बेटा भी फौज में है, तो बूढ़ी माँ कुछ सामान दे रही है। थोड़े में दो चार अंतरा कह देता हूँ उसका। बाबू ले जइहा हमरो सामान हो, पूछी है जवान सुगना। बाबू ले जइहा हमरो सामान हो, पूछी है जवान सुगना। पानी में पनडुब्बी चढ़ के करे सिंधु रखवारी, रक्षा खातिर जागल हुई है ले बनूख तैयारी। उपरा गरजत होई नेटवा विमान हो, पूछी है जवान सुगना। बाबू ले जइहा हमरो सामान हो, पूछी है जवान सुगना। ऐसे सब कुछ कहती है। सतुआ चिउरा के गठरी जल्दी दीहा पहुँचाई,
भरुआ मरीचा कोने ओई में दिहनी हम गठिया ही पई हैं, नाचे लागी खुशी से परान हो, पूछिए जवान सुगना। ऐसे वो कहती है कि आपकी पत्नी कैसे है ये भी बतला देना, तुम्हारी बहन कैसे है ये भी बतला देना। सबसे मार्मिक उसमें पंक्ति है, सबसे मार्मिक अंतरा है जो अपने बारे में कहती है। मति कहिया कि माई तहरो पाकल फल हो गईली, चिट्ठी दिहली कांपत हाथे, जात जात रो गईली, नात बेकल होई उनके परान हो, पूछिए जवान सुगना। और एगो माई खातिर कहिया जनि तनिको अकुलई हैं, लाख करोड़न माई लोके गोदी लाज बचई हैं, कहिया डोले नाही उनके ईमान हो, पूछिए जवान सुगना। ये ऐसे थे अंजन जी, ऐसे बहुत भी थे। खूबसूरत। भोजपुरी भाषा के विकास के लिए आप जय भोजपुरी जय भोजपुरिया संस्था चलाते हैं, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां क्या क्या हैं? हाँ, ये बात मेरी संस्था के बारे में आपने पूछकर बहुत अच्छा किया। और मैं किसी भी इंटरव्यू में अपनी संस्था के बारे में नहीं बतलाता हूँ, तो मुझे मुझे मतलब लगता है कि कुछ छूट गया। ऐसे ही मैं गया था दूरदर्शन पर, जी पटना दूरदर्शन पर मेरा इंटरव्यू ले रहे थे लोग, वो बिहार बिहान कार्यक्रम में। तो मुझसे पूछा गया था जय भोजपुरिया के बारे में। जय भोजपुरिया एक ऐसी संस्था है जी जिसकी परिकल्पना आदरणीय अंजन जी के दरवाजे से हुई है। जी वहीं से शुरू हुआ। एक लड़के ने मतलब सपना देखा कि मैं भोजपुरी के बारे में करूं, उसका नाम था गणेश नाथ तिवारी। वो लड़का, उसने सोचा कि मैं भोजपुरी के लिए कुछ करूं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जय भोजपुरिया। और मुझे कहीं से पता लगा कि वो अंजन जी का गीत गाते हैं और वो भोजपुरी से उनको प्रेम है। तो उसने मुझसे संबंध बनाया और हम लोग मिलके उसको खड़ा किया। हम लोगों ने एक ग्रुप, और वो ग्रुप मिला, ऐसा ग्रुप बना और इतने भोजपुरी भाषी लोग जुड़ने लगे उसके साथ कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति हैं सतीश कुमार त्रिपाठी जी, और वे इसके साथ जुड़े और उनको अपने उद्योग के साथ साथ अपनी मातृभाषा से इतना प्रेम है, अपनी माटी और भाषा के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। वे मिले और जय भोजपुरिया संस्था ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हुई। और वो ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। सतीश कुमार त्रिपाठी जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ, और लोग भी हैं। बहुत बड़ी संस्था है और इसकी गतिविधियाँ पूरे हिंदुस्तान में हमेशा चलती रहती है। कई राज्यों में इसकी शाखाएं खुल गई हैं, जिसमें सबसे सक्रिय शाखा है हमारी असम की। उस शाखा में है माया चौबे, एक महिला, बहुत अपने भाषा के प्रति, भोजपुरी भाषा के प्रति, लोकाचार, लोक संस्कृति के प्रति बहुत जागृत महिला है। और उनके माध्यम से हम लोग अलग जगा रहे हैं आसाम में, और उसके साथ बहुत लोग जुट चुके हैं आसाम में। ऐसे ही महाराष्ट्र में है हमारे जय भोजपुरिया से जुड़े बहुत लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक
और अनूप जलोटा जी के शिष्य कमलेश हरिपुरी जी बहुत बड़े जिम्मेदार पोस्ट पर हैं हम लोगों की संस्था में। बहुत बहुत अच्छे गायक हैं। तो यही सांस्कृतिक गतिविधि होती रहती है। हर साल जुलाई महीने में हम स्थापना दिवस मनाते हैं इसका। तो उसके उस उपलक्ष्य में हम लोग दिल्ली में भोजपुरी कवि सम्मेलन कराते हैं वहाँ, और अपना भोजपुरिया भोजन व्यंजन वहाँ खिलाते हैं। और छोटे छोटे कार्यक्रम तो अक्सर होते रहते हैं। और सबसे बड़ा कार्यक्रम यहीं प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में अमही छठियाँ भोरे ब्लॉक में हर साल होता है, जिसमें कवि सम्मेलन, परिचर्चा और गीत गायन सब कुछ होता है। सर, इससे हट के एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जैसे यूपी बिहार के लोग बाहर रहते हैं, अपनी भोजपुरी भाषा से थोड़ा वो लोग कतराते हैं बोलने में वहाँ पे। जैसे आदमी आपस में बोलचाल के भाषा में भोजपुरी भाषा में बात कर लेता है, लेकिन लोग बाहर रहते हैं तो वो थोड़ा भोजपुरी भाषा से कतराते हैं। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये बात बहुत ऐसे लोग होते हैं जो भोजपुरी में भी बोल लेते हैं। यही बात हमारी भाषा को पीछे ले जा रही है। जी, अन्य भाषा भाषी इकट्ठे होते हैं तो अपनी भाषा में बात करेंगे। हाँ, यही पूछना था सर और आपसे। हम जब कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए हम ट्रेन से जा रहे हैं जी, तो पटना जा रहे हैं, हम ही जा रहे हैं तो पटना जा रहे हैं, तो रास्ते भर कोई मिला तो बस में बात करेगा भोजपुरी में, और पटना में उतरते ही मेरी भोजपुरी भाषा कहाँ चली जाती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। अपने यहाँ के लोग बेंगलुरु जाते हैं कमाने के लिए, और उतरते ही ट्रेन से उतरते ही उनकी भोजपुरी भाषा कहाँ चली जाती है। तो ये एक अस्मिता का बोध जब तक होगा नहीं अपनी भाषा के प्रति, जब तक गर्व का भाव नहीं होगा कि मेरी भी भाषा है, जिसको 22 करोड़ लोग बोलते हैं, जी, और जो भाषा 7वीं शताब्दी से है, जी, जो भाषा 7वीं शताब्दी से है, अभी से नहीं है, उसके पहले भी प्रमाण मिला है। कई ऐसे शब्द भोजपुरी के हैं जो वेदों में, सबसे पुराने ग्रंथ वेदों में यश के तस हैं, यश के तस हैं। तो गर्व का भाव जब तक होगा नहीं तब तक भोजपुरी भाषा के लिए तो दिक्कत है। बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। मैं प्रार्थना करूँगा भोजपुरी भाषी जहाँ भी हैं, कम से कम आप जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ भोजपुरी, आपस में भोजपुरी बात कीजिए। मान लिया कि संपर्क की भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, वो भी जानिए, तेलुगु जानिए, तमिल जानिए, बंगला जानिए, सब जानिए, लेकिन अपनी भाषा जो है आपस में जब मिलिए, हम दो भोजपुरी भाषी मिले तो आपस में तो हम लोग भोजपुरी में बात करें। और यह अस्मिता बोध होना चाहिए और अपनी भाषा के प्रति गर्व होना चाहिए। हमारी मातृभाषा है, नहीं तो ये भाषा, अगर अपनी मातृभाषा हम नहीं बोलेंगे तो दूसरा कौन बोलेगा? वो तो कोई दूसरा कौन बोलेगा? खत्म हो जाएगी भाषा, दिक्कत है। भोजपुरी भाषा साहित्य को लेकर आपकी अपेक्षाएं क्या है? इसके लिए आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? भोजपुरी भाषा साहित्य के लिए तो हमारी संस्था जय भोजपुरी, मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं हूँ, और समूह में बहुत बड़ा हूँ। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ। इतने बड़े काम के लिए अकेले कोई कुछ नहीं है, और समूह में बहुत बड़ा हो जाता है। तो भोजपुरी साहित्य संवर्धन के लिए जय भोजपुरिया हर 3 महीने पर मैगजीन निकालती है, जिसका नाम है सृजन। हर दिन इसमें भोजपुरी भाषा के जो भी रचनाकार हैं, नए पुराने, बहुत पुराने, सबको स्थान मिलता है, जिससे भोजपुरी भाषा का, और उसका अभी 20वां अंक आने वाला है। 5वां साल हम लोग पूरा कर जाएंगे। 5 साल से लगातार प्रकाशित हो रही है पत्रिका। तो हम लोगों ने बहुत साहित्यिक सामग्री इकट्ठा कर दिया है उसके माध्यम से, और वो शोध करने वाले, पढ़ने वाले, भोजपुरी भाषा पढ़ने वाले हमारी पत्रिका को पढ़ते हैं और अपने हिसाब से जिस विषय पर उनको ज़रूरत होती है उस विषय पर ज़रूर उसमें लेख मिल जाता है, कहानी मिल जाती है, कविता मिल जाता है, बहुत बात है। तो हम लोग साहित्य के लिए अग्रसर हैं। साहित्य में भी आता है पुस्तकालय,
विचार है, विचार बन रहा है, इसमें थोड़ा विलम्ब हो चुका है, लेकिन हम लोग भोजपुरी का एक पुस्तकालय खोलने वाले हैं। उसके बाद से ये करने वाले हैं कि जो थोड़ा कम पूंजी वाले लोग हैं उनके लिए उनकी किताबों का हम प्रकाशन कराएंगे। तो साहित्य का संवर्धन ऐसे करेंगे, जितना हो सकेगा हम जय भोजपुरी जय भोजपुरिया के माध्यम से करते रहेंगे, और किया है हम लोगों ने, करते भी रहेंगे, आगे भी करेंगे। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया की तरफ से आप कुछ संदेश देना चाह रहे हो लोगों को? बहुत जय भोजपुरी जय भोजपुरिया की तरफ से संदेश यही है कि अपनी भाषा बोलने में थोड़ा भी शर्माइए मत। भोजपुरी बोलने में तनिक भी मतलब हिचकिचाइए मत। जहाँ दो भाई भोजपुरी के मिले, आपस में बात भोजपुरी की हो, आप इतना ही कर दें, आप इतना ही कर दें। मैं पूरे भोजपुरी समाज से आग्रह कर रहा हूँ कि आप इतना ही कर दें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप दो भाई इकट्ठे हों बंगलुरु में, दो भोजपुरी भाषी बंगलुरु में इकट्ठे हों, मद्रास में इकट्ठे हों, आसाम में इकट्ठे हों, कलकत्ते में इकट्ठे हों, हम कहीं इकट्ठे हों, भोजपुरी बोलने लगे, आपस में भोजपुरी बोले, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बाकी काम तो लोग, बाकी जिसकी जो सामर्थ्य है, जैसा है कर रहा है। कोई आंदोलन कर रहा है 8वीं अनुसूची के लिए, कोई साहित्य रच रहा है, कोई साहित्य छाप रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन भोजपुरी भाषी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आप जहाँ भी इकट्ठे हों, आपस में बात भोजपुरी में करें। और भोजपुरी की पढ़ाई भी शुरू हो गई है, भोजपुरी की पढ़ाई आप करें। आने वाला भविष्य आपका है। मैं आश्वस्त हूँ कि भोजपुरी जरूर विकसित होगी। एक ठो रचना सर जो भोजपुरी में हो आपकी। एक गीत आपको सुनाता हूँ, प्रतीक है चिरई। चिरई के बहाने माँ की बात कही गई है इसमें। अरे चिरई बड़ा जतन से खोता एक बनौले बाड़ी, बचवन के लुकवले बाड़ी जी। चिरई बड़ा जतन से खोता एक बनौले बाड़ी, बचवन के लुकवले बाड़ी जी। चुनी चुनी ले अइली खरपात, पंखिया बिधुनल देह पिरात। चुनी चुनी ले अइली खरपात, पंखिया बिधुनल देह पिरात। कतना सहली दुखवा कब्बो ना बतलौले बाड़ी, बचवन के लुकवले बाड़ी जी। जाए परल देश परदेश, कपटी मिलले कतने भेष। जाए परल देश परदेश, कपटी मिलले कतने भेष। सबके नजर बचा के चोंचे तीरिन दबौले बाड़ी, बचवन के लुकवले बाड़ी जी। आगे आई गर्मी भा बरसात, लल्ला सुतल रही हर साथ। आई गर्मी भा बरसात, लल्ला सुतल रही हर खात। माईयत ने खातिर अनगिन विपत्ति उठौले बाड़ी, बचवन के लुकवले बाड़ी जी। अंतिम बात है, ऊंची कोठी महल दुआर, राखे मनई खूब संवार। ऊंची कोठी महल दुआर,
राखे मनई खूब संहार, नाही ईरिखायची को मनवा में बैठौले बाड़ी, बचवन के लुकवौले बाड़ी जी। चिरई बड़ा जतन से खोता एक बनौले बाड़ी, बचवन के लुकवौले बाड़ी जी। आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत खुशी है इस बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को।